हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम, जिसका पेपर कोड है SO02 साइकोलॉजी साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत में समाज। जिसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, वन कितने प्रकार के हैं? वन के प्रकार बताइए कितने प्रकार के हैं। तो उत्तर है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन, स्वर वे व्यंजन होते हैं। वर्ण, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविधता की परिभाषा कीजिए। विविधता का अर्थ है लोगों, विचारों और चीज़ों का मिश्रण जो भिन्नता की स्थिति या तथ्य जिसमें नस्ल, लिंग, आयु, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक विश्वास, शारीरिक क्षमता, योग्यता और दृष्टिकोण जैसे अनेक अंतर शामिल हैं। यह व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने, स्वीकार करने और समानता देने की प्रथा है, जिससे यह सुरक्षित समावेश का वातावरण बनता है। अगला क्वेश्चन है, जेंडर से आप क्या अभिप्राय है? जेंडर, जेंडर का मतलब है लिंग। यह स्त्री और पुरुष होने की अवस्था को दर्शाता है। सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ है पुरुष और महिला के बीच सामाजिक रूप से बनाए गए अंतर। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है जो ये बताती है कि समाज में पुरुष और महिला के लिए क्या भूमिका, व्यवहार, अपेक्षाएं और जैविक लिंग से अलग हैं, जो कि शारीरिक और जैविक अंतरों को दर्शाता है। जाति का अर्थ बताइए। जाति का अर्थ है समाज में व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो जन्म से निर्धारित होता है, जिसके विशिष्ट सामाजिक दर्जा, व्यवसाय, धार्मिक संप्रदाय होता है। जब यह शब्द संस्कृत से के जाति शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है जन्म और उत्पन्न होना। अलग सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है समय के साथ समाज में होने वाले बदलाव। यह बदलाव किसी भी नेत्र में हो सकता है, जैसे कि सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मानदंड, व्यवहार, सामाजिक संस्थाएं। सापेक्ष सामाजिक परिवर्तन में मतलब समाज के स्वरूप में होने वाला कोई भी बदलाव जो समय के साथ घटित होता है। अगला कि शहर को परिभाषित कीजिए। शहर को सामान्य तौर पर एक बड़ी और घनी आबादी वाला बस्ती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें आमतौर पर स्थानीय प्रशासन, परिवहन, अन्य सेवा होती है। हालांकि विभिन्न देशों संदर्भ में जनसंख्या घनत्व, प्रासंगिक सीमाएं के आधार पर इसकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। संदर्भ में यह एक ऐसा स्थान जहाँ लोग मुख्य रूप से कृषि के बजाय गैर कृषि गतिविधि से संलग्न होते हैं। अलग क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण के दो विशेषता। धर्मनिरपेक्षीकरण के दो विशेषताएं राज्य का धर्म से अलगाव और धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य के किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करता है और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता है। इसका मतलब है कि सरकार धार्मिक मामलों में तटस्थ रहती है और सभी नागरिकों को समान व्यवहार देती है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो। दूसरी विशेषता है धार्मिक मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करना, उसका प्रचार करना, उससे मानने की स्वतंत्रता। किसी को भी किसी विशेष धर्म को मानना, उसका पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अल्लाह खंड बे। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। अल्लाह पुरुषार्थ का समाजस्तरीय मैं तो बताए भारतीय समाज की संरचना और उसके सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ मानव जीवन के लिए पर्यटन लक्ष्य
यह जीवन मूल्यों का वह आधार है जो व्यक्ति को केवल जैविक अस्तित्व तक सीमित नहीं रखता है, बल्कि उसके सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति तक उठाता है। धर्मशास्त्र में 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों के जीवन स्तर माना गया। प्रत्येक स्तंभ सामाजिक जीवन के नियंत्रण संयोजित दिशा प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से पुरुषार्थ केवल धार्मिक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि सामाजिक संगठन मानवीय आचरण के नियमन सिद्धांत हैं। सबसे पहले धर्म की चर्चा करें तो यह सामाजिक आचरण का नियमन तत्व है। धर्म के केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह नैतिक कर्तव्य, आचार विचार और सामाजिक जिम्मेदारियों की अभिव्यक्ति हैं। समाजशास्त्री दृष्टि से धर्म व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ने वाली कड़ी है। यह व्यक्ति को यह समझता है कि उसके कार्य केवल व्यक्तिगत न होकर सामूहिक भी है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति के चरित्र, उसकी भूमिका तक समाज के प्रति उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। अर्थ पुरुषार्थ का दूसरा आयाम है कि जो जीवन का आर्थिक पक्ष को संतुलित करता है। समाज शास्त्र में अर्थ केवल धनार्जन नहीं है, बल्कि जीवनोपार्जन का और सामाजिक संरचना स्तर बनाए रखना वाला साधन मानी जाती है। यदि समाज में अर्थ की उपलब्धता और अन्य न्यायपूर्ण वितरण न हो तो असमानता, शोषण, संघर्ष उत्पन्न होता है। इसलिए अर्थ केवल निजी संपत्ति अर्जन का साधन नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत स्थिति को बनाने का माध्यम है। समाजशास्त्र के रूप में यह उत्पादन, वितरण, उपभोग की व्यवस्था नियंत्रण करता है। आश्रम व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। तो तरह भारतीय संस्कृति और समाज की आधारशिलाओं में आश्रम व्यवस्था की अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्यवस्था मानव जीवन को 4 चरणों में विभाजित करती है। यह प्रत्येक चरण में उसके कर्तव्य अधिकारों का आदर्शों को स्पष्ट करने की परिभाषित करती है। आश्रम व्यवस्था केवल धार्मिक, दार्शनिक और न्याय विचार ने एक सुविकसित सामाजिक अनुशासन है, जिसे भारतीय समाज स्थिरता, नैतिकता, संतुलन प्रदान करती है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मानव जीवन के केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे आध्यात्मिक, सामाजिक उत्थान की ओर अग्रसर हो। यह व्यवस्था व्यक्तिगत जन्म से मृत्यु का जीवन पथ बताती है और हर व्यवस्था में इसका आदर्श जीवन जीने की दशा निर्देश करती है। 4 आश्रम माना जाता: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इन चारों जीवन का सोपान जाता है। जिसमें है पहला ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन आरंभ चरण है। इसमें विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा, विद्या, संस्कार ग्रहण करता है। इस अवस्था का प्रमुख उद्देश्य समय अनुशासन, ज्ञान की प्राप्ति है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह आश्रम आने वाली पीढ़ी को समाज उपयोगी बनाने के लिए उनमें कर्तव्यपरायण की भावना विकसित करने का साधन है। गृहस्थ आश्रम का जीवन दूसरा है, सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें व्यक्ति विवाह करके पारंपरिक जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति करता है। गृहस्थ आश्रम व्यवस्था की धुरी माना जाता है, क्योंकि यही चरण अन्य तीनों आश्रम का पोषण करता है। गृहस्थ में अपने श्रम और कमाई की न केवल परिवार का पालन करता है, बल्कि समाज और संस्कृति को भी स्थिर रखता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति सांसारिक दायित्वों से धीरे धीरे मुक्त होकर साधना और तप की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था को दाम्पत्य जीवन मोक्ष कम हो जाता है और व्यक्ति समाज में मार्गदर्शन, उपदेश के भूमिका निभाता है। आश्रम समाज को अनुभवी मार्गदर्शन प्रदान करता है और नई पीढ़ी की नैतिकता, आदर्शता की शिक्षा देता है। संन्यास आश्रम का जीवन का अंतिम चरण, जिसमें व्यक्ति संपूर्ण सांसारिक बंधन से मुक्त होकर केवल मोक्ष, आत्म कल्याण की ओर आकर्षण होता है। यह अवस्था त्याग, वैराग्य, परम शांति प्रतीक है। सामाजिक शास्त्रीय दृष्टि से संन्यास आश्रम व्यक्ति को उच्चतम आदर्श की ओर ले जाता है और समाज में त्याग, आध्यात्मिक की प्रेरणा फैलाता है। एलोकेशन है हिंदू विवाह का एक धार्मिक संस्कार है। विवेचन के
भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्ति के दैहिक सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि एक धार्मिक संस्कार और जीवन की महत्वपूर्ण संस्था है। हिंदू धर्मग्रंथों में विवाह को एक संस्कार की संज्ञा दी गई। संस्कार अर्थ है उनका अनुष्ठान या कर्म जो मनुष्य के जीवन में शुद्ध और पवित्र श्रेष्ठ बनाता है। विवाह को 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार मनाया गया, क्योंकि यह न केवल पति पत्नी के बीच संबंध स्थापित करता बल्कि परिवार, वंश, समाज की निरंतरता को भी सुनिश्चित करता है। हिंदू विवाह की धार्मिक स्वरूप सबसे पहले उसकी विधियों अनुष्ठा से स्पष्ट है कि विवाह मंत्रोच्चारण, यज्ञ, अग्नि के चारों ओर फेरे, सप्तपदी, कल्याणदान, वरमाला, अन्य अनुष्ठान यह दर्शाते कि केवल सामाजिक अनुबंधन नहीं है बल्कि ये पवित्र धार्मिक कर्तव्य है। अग्नि को साक्षी मानकर किए गए वचन संकेत देते कि विवाह का आधार धर्म आस्था है, न केवल की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। धार्मिक शास्त्रों में विवाह को जीवन के धर्म, अर्थ, काम, पुरुषार्थ की पूर्ति का साधन बताया गया है। गृहस्थ आश्रम जो कि 4 आश्रम के केंद्रीय स्थान रखता है, विवाह के माध्यम से संपूर्ण यही आश्रम 3 आश्रम में का आधार पोषण करता है। इस दृष्टि से विवाह केवल पारंपरिक जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि समाज और धर्म की निरंतरता बनाए रखने के लिए धार्मिक दायित्व हैं। और विवाह को धार्मिक संस्कार मानना को एक पहलू है यह जिसमें वंश परंपरा और पितृ ऋण का भावना जुड़ी है। हिंदू मान्यता के अनुसार संतोपति के बिना पितरों का ऋण चुकाना संभव नहीं, अतः विवाह संतोपति का भी पवित्र माध्यम है जो जीवन के निरंतर धार्मिक परंपरा का संरक्षण में योगदान देता है। समाजशास्त्री की दृष्टि से विवाह को यह केवल यदि अनुबंधन समझौता माना गया तो उसका स्वरूप बदल सकता है, किंतु हिंदू धर्म में इसका संस्कार कहा का कारण यही है कि पति पत्नी के केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं रहता बल्कि उन धर्म करते हुए उत्तरदायित्व के मार्ग पर अग्रसर रहता है। विवाह का समय लिए गए वचन और सप्ती के मंत्र ये सुनिश्चित करते कि पति पत्नी के जीवन के एक दूसरे के साथ धर्म पालन, वंशवृद्धि, परंपरा, सहयोग और समाज सेवा का पथ चले। अगले सुना नातादारी क्या है। नातादारी के प्रकार समाज से इसके महत्व लिखे है। नातादारी जिसे किनशिप भी कहा जाता है समाज में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो रक्त संबंध, विवाह, गोद लेने के माध्यम से व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों को संदर्भित करती है। यह सामाजिक संरचना, पहचान, व्यवहार को आकार देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातादारी के 3 मुख्य प्रकार पारंपरिक, द्वितीय, तृतीय। नातादारी के प्रकार है। नातादारी में पहला है प्राथमिक नातादारी। यह सबसे करीबी संबंध है जिसमें माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे शामिल होते हैं। इस संबंध सीधे तौर पर जैविक और विवाह के माध्यम से स्थापित होते हैं। द्वितीय नातादारी वे लोग जो प्राथमिक संबंधित होते हैं, उदाहरण के लिए दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी आदि। तृतीय नातादारी वे लोग जो द्वितीय संबंधियों से प्राथमिक संबंधित होते हैं, जैसे चचेरे भाई बहन, चचेरे ममेरे भाई बहन आदि। समाज में नातादारी का महत्व है। सामाजिक संरचना नातादारी में समाज को व्यवस्थित करने के लिए लोगों के बीच स्थापित करने की मदद करता है। यह पारिवारिक कुलों और अन्य सामाजिक समूह का संरचना कामयाब को निर्धारित करते हैं। पहचान और सामाजिकरण नातादारी व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पहचान स्थापित करने या सामाजिक भूमिका को सीखने में मदद करते हैं। ये एक व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि वह समाज में कहाँ फिट बैठता है और उसके क्या करते हुए अधिकार हैं। सामाजिक समर्थन नातेदारी नेटवर्क व्यक्ति का सामाजिक भावना और आर्थिक समर्थन प्रदान करते। परिवार विस्तार रिश्तेदारी एक दूसरे देखभाल करते विशेष संकट रूप में समय के साथ। अलग संस्कृति और संरक्षण में नातेदारी रिश्तेदारी रीति रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों के अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और मजबूत करने में मदद करती है। सामाजिक नियंत्रण नातेदारी सामाजिक मानदंडों और व्यवहारों को लागू करने में मदद करती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि लोगों सामाजिक अपेक्षा के अनुसार व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था बने रखी है। और विवाह और वंश नातेदारी विवाह और वंश के नियमों को निर्धारित करती है जो सामाजिक संरचना और सामाजिक अधिकारी प्रभावित करते हैं। यह निर्धारित करती है कि जिस विवाह करना है उसे वंश कैसे चलेगा। आपसी सहयोग नातेदारी व्यक्ति को एक दूसरे का आपसी सहयोग
करने से एक दूसरे की मदद करने प्रोत्साहित हैं। यह सामाजिक समझ एकता को बढ़ावा देती हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय समाज की विभिन्न समस्या की व्याख्या कीजिए। भारत में जनजातीय समाज में कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिनमें मुख्य रूप से भूमिका अलगाव, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव शामिल है। इन समस्या के कारण जनजातीय समुदाय मुख्यतः समाज के अलग अलग पड़े जाते हैं, विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। विभिन्न समस्या कौन कौन सी हैं? इसमें भूमि से अलगाव, जनजातीय लोगों को भूमि के जीवन में यापन का मुख्य साधन होती है, लेकिन औद्योगिकरण, शहरीकरण और वन कानूनों के कारण उन्हें अपनी भूमि से बेदखल का होना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका छीन जाती है। अशिक्षा, जनजातीय समुदाय में शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है। इसका कारण जागरूकता की कमी, स्कूल की अनुपलब्धता और जनजातीय भाषा में शिक्षा का अभाव। गरीबी, जनजातीय लोगों में गरीबी रेखा नीचे जीवन रेखा यापन करते हैं। उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि, शिकार, वन उत्पादन का संग्रह है, ये पर्याप्त होते हैं। बेरोजगारी, जनजातीय क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। शिक्षा और कौशलों की कमी के कारण उन्हें रोजगार के अवसर की तलाश में शहरों की और पलायन करना पड़ता है, जहाँ भेदभाव और शोषण के सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य समस्या, जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य संबंधित कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कुपोषण, संक्रमण रोगों के उच्च प्रसार और मातृ शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव। जनजातीय लोग मुख्य धारा के समाज भेदभाव और कलंक के सामना करते हैं। उनकी सांस्कृतिक प्रथाओं, रीति रिवाजों का अक्सर गलत समझ जाता है, जिससे सामाजिक बहिष्कार होता है। नशे की लत, जनजातीय समुदाय नशे की लत गंभीर समस्या, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक समस्या का बढ़ावा देती है। प्राकृतिक आपदाएं, जनजातीय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा और भूस्खलन अक्सर आती रहती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है, आजीविका प्रभावित होती है। कर्जदार, जनजातीय लोग अक्सर साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जो उन्हें उच्च ब्याज दरों पर कर देते हैं। इसी कारण कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था। भारत में ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी। उत्तर भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। इसी कारण ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था भारतीय समाज की रीढ़ मान जाती है। ग्रामीण समाज की संरचना प्राचीन परंपरा और जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, धार्मिक आस्थाओं और सामुदायिक जीवन पर आधारित रहती है। ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता सामूहिकता, गाँव का जीवन शहरों की तरह व्यक्तिगतवादी न होकर सामूहिक भावना से युक्त होता है। लोगों के परंपरा से सहयोग, एक दूसरे दुख सुख में भागीदार, सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा ग्रामीण जीवन की विशेषता बनाती है। इस व्यवस्था में जाति का महत्वपूर्ण स्थान रहा। विभिन्न जातियों में अपने पारंपरिक व्यवसाय से जुड़ी रहती है। इसी के आधार पर सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। यद्यपि आज भी शिक्षा आधुनिक के अभाव से जातिगत बंधन ढीले पड़े हैं, फिर भी ग्रामीण जीवन का इसका अभाव अभी तक नहीं देखा जा सकता है। और ग्रामीण समाज में परिवार संस्था अत्यंत दृष्ट रही है। संयुक्त परिवार की परंपरा ने ग्रामीण जीवन की स्थिरता एकता प्रदान करती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, धार्मिक मान्यता, परंपराओं इस व्यवस्था में मजबूत रहती है। हालांकि आधुनिक परिवर्तनों से अभाव से ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। यह शिक्षा का प्रसार, संचार साधनों का विकास, नागरिक औद्योगिकरण ने ग्रामीण समाज में नई चेतना, जागरूकता पैदा की है। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों का अभाव भी ग्रामीण क्षेत्र में देखा जा सकता है। संक्षेप में कहा गया जाए तो भारत की ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था परंपरा आधुनिक के संगम के द्योपत यह व्यवस्था, जहाँ एक और सामूहिकता परिवार में धर्म आधारित है, वहीं दूसरी और आधुनिक परिवर्तन पर एक नई दिशा दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन औद्योगिक कारणों का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन औद्योगिक कारण। सामाजिक परिवर्तन तात्पर्य समाज की संरचना, संस्था, मूल्यों और आचरण शैली
में समय के साथ होने वाले परिवर्तन हैं। परिवर्तन से अनेक कारण होते हैं, जैविक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि, जिसमें प्रायोगिक सबसे प्रभावी कारण माना जाता है। औद्योगिक से आशय इन साधनों से, आविष्कारों या आंतरिक विधियों से है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने प्राकृतिक परिवेश नियंत्रण पाता है, जीवन के सरल बनाता है। और प्रायोगिक केवल भौतिक साधनों तक सीमित नहीं, बल्कि यह सामाजिक समुदाय संस्था को भी प्रभावित करती हैं। औद्योगिक की सामाजिक परिवर्तन की गति अत्यंत तीव्र माना गया है। कृषि के युग में औद्योगिक युग से सूचना प्रायोगिक युग की यात्रा समाज में गहरे परिवर्तन लाने वाली रही। उदाहरण के स्वरूप कृषि तकनीक विकास के स्थायी बस्तियों और गमसीय सभ्यता के जन्म दिया है। औद्योगिक क्रांति नागरिकीकरण, पूंजीवाद, श्रमिक वर्ग और वर्ग संघर्ष जैसे नई सामाजिक संरचना उत्पन्न की। आधुनिक युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT ने समाज को वैश्विक स्तर पर जोड़े, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया। प्रौद्योगिकीकरण के कारण परिवार संस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। जहाँ पहले संयुक्त परिवार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण प्रचलित थे, वही आधुनिक प्रायोगिक और शहरी जीवन के एकल परिवार को जन्म दिया। शिक्षण के क्षेत्र में तकनीकी साधनों के ज्ञान के प्रसार वैश्विक बना दिया। स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकीकरण के जीवन प्रत्याक्ष को बढ़ावा दिया, मृत्यु दर को कम कर दिया। परिवहन संचार साधन ने समाज को अत्यधिक गतिशील बना दिया, जिससे सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान, समानता की चेतना बढ़ी। हालांकि प्रौद्योगिकी ने केवल सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाई, बल्कि इससे कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। मशीनों और शौचालयों के कारण बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, पारंपरिक मूल्य का संरक्षण, मानव संबंधों खतरे में जैसे समस्या भी सामने आई है। निष्कर्ष इसका यह कहा जा सकता है, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारणों के प्रौद्योगिकी स्वरूप ही हैं। यह समाज की संरचना, संस्था, सांस्कृतिक मूल्य का निरंतर बदलती रही है। प्रौद्योगिकी की प्रगति ने समाज को आधुनिक वैश्वीकरण की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा, किंतु साथ ही यह समाज के सामने नई चुनौती खड़ी है। इसलिए समाजशास्त्र प्रौद्योगिकीकरण कारणों को सामाजिक परिवर्तन का सबसे गतिशील प्रभावी तत्व माना गया। अलय खंड से इस पेपर में ये बे से 3 खंड पूछेंगे, ABC 3 खंड पूछे जाते हैं, जिसमें एक खंड में सभी क्वेश्चन करने होते हैं, दूसरे खंड में 4 क्वेश्चन होते हैं, तीसरे खंड में किसी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बालाजी क्लासेस भी, और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगले क्वेश्चन, भारतीय समाज भूमंडलीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज का आर्थिक रूप से समृद्ध उपभोक्तावादी और उत्तर पश्चिमी संस्कृति को प्रभावित किया, जिससे मध्य वर्ग के उदय हुआ और नई तकनीक का प्रसार हुआ, पारंपरिक मूल्यों का बदलाव आया। हालांकि इसके कारण आर्थिक असमानता बढ़ी, पर्यावरण को नुकसान हुआ और समाज में व्यक्तिगत लाभ को प्रभावित हुए। संस्कारता लाभ, आर्थिक विकास का रोजगार, विदेश कंपनियों के आगमन में नए उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े, भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि आई। तकनीकी उन्नति, लैपटॉप, एयर कंडीशनर, स्मार्टफोन जैसे नई तकनीक का प्रचलन बढ़ा, जिससे जीवन शैली में सुधार हुआ। उपभोक्तावादी, बेहतर उत्पाद, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में आने वाले उपभोक्ता के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले, कम कीमत वाले उत्पाद की उपलब्धता बढ़ी। मध्य वर्ग के उदय, धार्मिक प्रगति के कारण नए और सख्त माध्यम से वर्ग का उदय हुआ, जो शिक्षक आधुनिक जीवन शैली पर जोर देता। नकारात्मक प्रभाव में है सांस्कृतिक परिवर्तन, पारंपरिक मूल्यों ह्रास, पश्चिमी खान पान, पहनावा और संगीत का प्रभाव बढ़ा, जिससे भारतीय पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आई। आर्थिक असमानता, धन का असमान वितरण हुआ, जिससे अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी हो गई। उपभोक्तावाद और भौतिकवाद, भौतिक साधनों में उपभोक्तावाद का वचन बढ़ा, जिसमें सामाजिक संबंध दूरी आई और मानवीय भावना की जगह व्यक्तिगत लाभ भी ले रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण में विकसित देशों में उपभोक्ता संस्कृति के कारण अम्लीय वर्षा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण समस्या भी बढ़ी। संयुक्त परिवार का पतन, एकल परिवार की संख्या बढ़ी और अवैध जोड़ के साथ रहने की परंपरा शुरू हुई, जिससे पारंपरिक संरचना में बदलाव आया। ग्रामीण शहरी विभाजन वृद्धि, शहरी क्षेत्रों में कि प्लेन बढ़ा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम की कमी हुई, शहरीकरण की गति हुई। निष्कर्ष, भूमंडलीकरण ने भारतीय समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से व्यापक रूप से बदला। इसने यहाँ विकास समिति के द्वारा खोले गए सांस्कृतिक शरण और सामाजिक असमानता जैसी नई चुनौती पेश की। यह एक जटिल प्रक्रिया जिसमें दूरगामी परिणाम भारतीय समाज के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। एलिगेशन है, भारत में महिला के परिवर्तन प्रगति स्थिति के लेख लिखिए। भारत में महिला के परिवर्तन स्थिति पर लेख। भारतीय समाज में इतिहास में महिला की स्थिति समय समय पर बदल रही है। प्राचीन काल में महिला पुरुषों को समान अधिकार, समान प्राप्ति, उन्हें शिक्षा का अवसर मिलता था। वे धार्मिक सामाजिक कार्य में भाग लेती तथा राजनीतिक नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाती। वैश्विक काल में गार की मैत्रेय जैसे विदुषी महिला का उदाहरण है। मध्यकाल में आते आते महिला को स्थिति गिरावट आई है। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा से वंचित रहने की कुरीतियां उनके जीवन में सीमित कर दी। वे घर की चार दीवार तक ही सीमित रह गई। पुरुषों प्रधान व्यवस्था के आश्रित माना जाने लगी। आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलन के अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार महिला ने किस्ती सुधार की नींव रखी। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने महिला शिक्षा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। आज़ादी की लड़ाई की भी महिला के सक्रिय भूमिका निभाई, समाज में स्थिति उपस्थिति दर्ज कराई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान के महिला को समान अधिकार प्रदान किया। शिक्षा, रोजगार, राजनीति, समाज हर क्षेत्र में उनका अवसर मिलने लगे। महिला के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक योजना और कानून बनाए, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला आरक्षण। इनसे महिला की स्थिति सकारात्मक परिवर्तन हुआ। आज की महिला केवल घर तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रशासन, विज्ञान, खेल, कला, राजनीतिक, व्यवसाय हर क्षेत्र में अपनी दक्षता सिद्ध कर रही हैं। कल्पना चावला, मैरी कॉम, किरण बेदी, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण और पीवी सिंधु जैसी महिला प्रेरणादायक उदाहरण हैं। फिर भी वास्तविक असमानता पाने का राह भी अभी तक पूरे समान नहीं हुई। देश प्रथा, घरेलू हिस्सा, लिंगोत्पाद में समानता, अशिक्षा, कार्यस्थलों पर सुरक्षा जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिला की स्थिति भी स्पष्ट अंतर दिखाई देती है। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की महिला की स्थिति उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वे आज स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और जागरूक हैं, परंतु संपूर्ण समानता और समान पाने के लिए समाज मानसिकता बदलनी होगी। शिक्षा, जागरूकता के माध्यम से महिला शक्तिकरण और वे व्यापक बनाना होगा, भारत की वास्तविक प्रगति का आधार होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार को परिभाषित कीजिए। आधुनिक समाज में परिवार के पर्यावरण का विश्लेषण कीजिए। तो परिवार की परिभाषा, परिवार मानव की सबसे प्राचीन स्थायी सार्वभौमिक सामाजिक संस्थाएं। यह शक्ति, विवादक, ग्रहण जैसे शब्दों का आधारित निकटतम समूह है, जिससे सदी एक साथ रहते जीवन निर्वाह करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य का आदान प्रदान करते हैं। समाजशास्त्री मैकवेर ने अनुसार परिवार का वह समूह जिसमें पुरुष स्त्री स्थायी संबंध, साथ साथ संतान का जन्म, उसका लालन पालन होता है। आधुनिक समाज में परिवर्तन परिकाय, जैविक परिकाय में परिवार संतानोत्पत्ति उनकी देखभाल का प्रमुख साधन है। आधुनिक समाज में जन्म दर नियंत्रण होने के बावजूद परिवार संतान का लालन पोषण जिम्मेदारी निभाता है। आर्थिक प्रकार्य पूर्व में परिवार का उत्पादन और उपभोग की इकाई था, परंतु आज यह मुख्य उपभोग इकाई रूप में कार्य करता है। रोजगार, आय और संपत्ति प्रबंधन अब व्यक्तिगत स्तर केंद्रित हो गए हैं, फिर भी परिवार उपभोग बचत का केंद्र है। शैक्षिक सामाजिकीकरण, परिवार बच्चे को भाषा, संस्कृत, मूल्य, नैतिकता, आचरण, परंपराएं सिखाने वाला प्रथम विद्यालय है। आधुनिक समाज भी यह सामाजिकरण के मूल इकाई बना हुआ है। हालांकि विद्यालय और मीडिया
इसकी भूमिका को साझा करने में लगे हैं। सैन्य और भावनात्मक प्रकार परिवार में अपने सदस्य को प्रेम, सुरक्षा अपनाना और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। आधुनिक समाज में औद्योगिकरण और शहरीकरण दबावों के बीच परिवार में मनोविज्ञान सहारा देता है। मनोरंजन प्रकार परिवार अवकाश मनोरंजन का वातावरण उपलब्ध कराना है। यद्यपि टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने इस प्रकार आंशिक रूप से प्रभावित किया, फिर भी सामाजिक उत्सव, त्योहार और पारिवारिक मेल जोल आज भी मनोरंजन का साधन है। नियंत्रण और अनुशासन प्रकार परिवार में अपने सदस्य का आचरण नियंत्रण करता है, सामाजिक मानदंडों के पालन के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक समय में कानून संस्थाएं इस कार्य को परिवार का सहयोग करते हैं, परंतु प्राथमिक नियंत्रण अब तक परिवार ही से प्रारंभ होता है। सुरक्षा और सहयोग प्रकार जीवन की कठिनाइयाँ, रोग, वृद्धावस्था और आर्थिक संकट परिवार सुरक्षा सहयोग देता है। संयुक्त परिवार के टूटने के बावजूद ही आज एकल परिवार भावनात्मक नैतिक सहारा प्रदान है। निष्कर्ष है, परिवार एक जीवित सामाजिक संस्था है जो समय परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप प्रक्रियाओं में परिवर्तन करता है। आधुनिक समाज में इसकी आर्थिक भूमिका को सीमित अवश्य हुई है, परंतु भावनात्मक सैन्य संस्थाएं सांस्कृतिक प्रकार आज भी परिवार अपरिहार्य बनाते। इस परिवार की न केवल व्यक्तिगत के जीवन का आधार है, बल्कि संपूर्ण समाज स्थिरता निरंतर का भी प्रमुख स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, जाति को परिभाषित कीजिए। भारत में जाति प्रथा का भविष्य क्या है? तो उत्तर, जाति भारत में एक सामाजिक स्थिरीकरण प्रणाली है जो जन्म पर आधारित है। व्यक्तियों को विभिन्न समूह में विभाजित करती है जिन्हें जातियाँ कहा जाता है। यह प्रणाली अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ी होती है। ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति वितरण प्रभावित करती है। भारत में जाति का प्रथा का भविष्य जटिल मुद्दा है, जिसमें शिक्षा, सकारात्मक कार्रवाई, नीतियाँ, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह अभी तक भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति की परिभाषा क्या है? जिसमें जाति एक सामाजिक स्थिरीकरण प्रणाली है जो जन्म के आधारित है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया जिन्हें जातियाँ कहा जाता है। इन जातियों में सदस्य आमतौर पर वंशानुगत होती हैं। यह व्यक्तिगत के जीवन के कई पहलू पर प्रभावित करती हैं, जिन्हें कि विवाह, व्यवसाय और सामाजिक संघर्ष सदस्य जन्म निर्धारित होती हैं और इसे बदलना मुश्किल होता है। भारत में जाति प्रथा का भविष्य भारत में जाति प्रथा का भविष्य एक जटिल बहुआयामी मुद्दा है। जबकि संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक आंदोलन के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को कम करने के प्रयास किए गए, जाति व्यवस्था अभी तक भारतीय समाज में मौजूद है। इसके नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह से दूर करना एक बड़ी चुनौती है। सकारात्मक पहलू, संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के जाति, धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पर आधारित भेदभाव प्रतिबंधित करता है और सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता प्रदान करता है। सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित जातियों और जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्य नीति जैसे सरकारी नौकरी, शैक्षणिक संस्था, आरक्षण, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की मदद करता है। शिक्षा विशेष रूप से विचलित समुदाय के लिए सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा देना जाति आधारित भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक जागरूकता अभियान, सामाजिक आंदोलन जाति व्यवस्था के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना मदद करती है। नकारात्मक पहलू, भेदभाव जाति आधारित भेदभाव अभी भी कई क्षेत्र में मौजूद, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, सामाजिक संपर्क हैं। पदानुक्रम जाति व्यवस्था अभी तक एक पदानुक्रमित प्रणाली है जिसमें कुछ जाति को दूसरों की तुलना में कम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। सामाजिक बहिष्कार, कुछ जातियों को भी अभी तक सामाजिक के रूप में बहिष्कृत किया है जिन्हें उनके भेदभावपूर्ण व्यवहार जाति किया जाता है। निष्कर्ष क्या है? भारत में जाति प्रथा का भविष्य निश्चित है कि लेकिन शिक्षा का सकारात्मक कार्य, नीतियाँ और सामाजिक जागरूकता के माध्यम इनके बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे। हालांकि जाति व्यवस्था के जटिल गहराई से जुड़े मामले प्रणाली हैं और इनका नकारात्मक प्रभाव की पूरी तरह से दूर करना बड़ी चुनौती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है? इसके मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए।
आधुनिकीकरण का परिचय। आधुनिकीकरण एक ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से पारंपरिक समाज में अपने ढांचे, मूल्य, विचार, तकनीकी संस्थाओं में परिवर्तन के आधुनिक समाज के रूप में ग्रहण करता है। यह केवल बाहरी रूपांतर नहीं है बल्कि सोचने, समझने और जीवन जीने के स्तर में गहरे बदलाव का प्रतीक है। आधुनिकीकरण का संबंध औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान प्रौद्योगिकरण का विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के गहराई से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो आधुनिकीकरण का अर्थ है परंपरा से आगे बढ़कर नवीनता और तकशीलता का अपनाना है। आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषता। आधुनिकीकरण की पहली विशेषता है विज्ञान और तर्क का महत्व। आधुनिकीकरण आधुनिक समाज में व्यक्ति की किसी घटना का अंधविश्वास, परंपरा न कि बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आर्थिक विवेचना के आधार पर समाधान का प्रयास करता है। उदाहरण स्वरूप रोग व्यक्तियों के कारण अब तक देव प्रकोप नहीं माना जाता है बल्कि वैज्ञानिक चिकित्सा द्वारा निदान किया जाता है। दूसरी विशेषता है व्यक्तिवाद विकास। पारंपरिक समाज में व्यक्ति की पहचान परिवार, जाति जुड़ी होती है, परंतु आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति संतुलन, अस्तित्व और व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त होते हैं। यह सोच लोकतांत्रिक मूल्य, मानव अधिकारों की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह समान गतिशीलता। आधुनिकीकरण जाति, धर्म, लिंग आधारित असमानता को कम करने का प्रयास करते, साथ ही सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना, यानी व्यक्ति अपनी योग्यता के प्रयासों के उच्च सामाजिक या आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। अगला है चौथी विशेषता प्रौद्योगिकी और औद्योगिक प्रगति। आधुनिक समाज मशीनों, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार साधनों, औद्योगिक विकास का आधारित है। यह प्रगति न केवल आर्थिक जीवन को प्रभावित करती बल्कि सामाजिक संरचना, शब्दों को जीवन शैली में परिवर्तन करती है। पांच विशेषता नगरीकरण और विशेष वैश्वीकरण। आधुनिकीकरण के प्रभाव लोग के गाँवों से शहरों के आकर्षित हुए। शहरों में विविध संस्कृति का मेल होता है जिससे बहुसांस्कृतिक वातावरण में वैश्विक दृष्टिकोण विकसित होता है। छठी विशेषता है शिक्षा और जागरूकता। आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा आधार शिक्षा है। ये व्यक्ति को केवल पढ़ना लिखना सिखाती है बल्कि तर्क, प्रगति और उदार दृष्टिकोण प्रदान करती है। सातवीं है विशेषता लोकतांत्रिक मानवीय मूल्यों का उदय। आधुनिक समाज में शासन पद्धति लोकतांत्रिक रूप से विकसित है जहाँ समान अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय की भावना प्रमुख सिखाती है। निष्कर्ष है आधुनिकीकरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो समाज की परंपरा बंधनों से मुक्त करके नए अवसरों को संभावना को आकर्षित करती हैं। विज्ञान, शिक्षा, तकनीकी लोकतांत्रिक मूल्य पर आधारित होकर व्यक्ति और समाज दोनों के लिए विकास मार्ग प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसके साथ चुनौती से जुड़े भी हैं जैसे सांस्कृतिक संकट, नैतिक मूल्य संरक्षण, बढ़ावा, व्यक्तिवाद। फिर भी आधुनिकीकरण आज भी योग के परिहान सामाजिक कार्य है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें जहाँ पर वीएमओ कोटा संबंधित सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कला संबंधित